नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसानों की कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर जैसे ही पीएम मोदी ने इन्हें वापस लेने का ऐलान किया, वैसे ही देश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश के कई बड़े दिग्गज इस इंतजार में थे कि कृषि कानूनों के प्रति केंद्र का क्या निर्णय होगा। पंजाब और यूपी की सियासत में कृषि कानून बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। ये देखना तो अभी दिलचस्प होगा कि कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाले हैं। कई बड़े दिग्गजों का 2014 से हाथ का साथ छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी है। वह पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने भी आज कांग्रेस से किनारा कर लिया। बात सिर्फ यहीं तक सीमित रहती तो और बात थी। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी कई मौकों पर अपनी ही पार्टी को घेरते रहे हैं। ताजा मामला मनीष तिवारी की किताब का है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले का जिक्र करते हुए लिखा कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी और वो एक ऐसा समय था जब एक्शन लेना बिल्कुल जरूरी था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार पर गंभीर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। सलमान खुर्शीद की किताब पर भी भारी बवाल हुआ था, जिनकी खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आलोचना की थी। चुनावी मौके पर नेताओं का पार्टी से किनारा करना और अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करना कई सवालों को जन्म देता है। केंद्र की सत्ता से हाथ फिसलने के बाद क्या कांग्रेस आलाकमान इस डैमेज को कंट्रोल कर पाने में नाकामयाब साबित हो रही है? क्या पंजाब की सियासत में एंट्री करने में कैप्टन बीजेपी के लिए फिट बैठ रहे हैं? पंजाब में चुनाव से पहले मनीष तिवारी का मनमोहन सिंह पर निशाना ये क्या इशारा कर रहा है? इन तमाम सवालों को लेकर आज बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ कांग्रेस पार्टी नेता हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है, राजनीतिक विश्लेषक है। खालिद साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से चंद्रमोहन जी आप मेरे साथ हैं। बीजेपी से भी एक खास प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन चंद्रमोहन जी, आपसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, एक साथ इस प्रकार की खबरें आना हालांकि बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये आज से नहीं हो रहा। जब से सत्ता आप लोगों ने 2014 में गंवाई, उसके बाद से लगातार नेताओं का पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जारी है। अब आज कीर्ति आजाद ने दामन छोड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले किनारा कर चुके हैं। अशोक तंवर बहुत पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अपना अलग मोर्चा बनाया, आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में क्या माना जाए कि इस डैमेज को कंट्रोल करने में आलाकमान को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा शमशेर भाई, जब जिसने जाना है उसने जाना है जी। उसके जाने से कोई चीज रुकती नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो। अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसके जाने का तो आता जाना राजनीति के अंदर किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का या किसी भी संगठन में कुछ होना, ये आम बात ही चलती है। और आज तो राजनीति के अंदर एक नया काम हो गया कि कोई भी चीज लिख दी जाती है और वो फिर सामने बाहर आ जाती है, उस पर प्रश्न और प्रश्न चीज उठने लग जाते हैं। और उसी चीजों के अंदर जब वो खुद होते हैं तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होते हैं। तो ये एक नया दौर 2014 के बाद एक राजनीति में शुरू हुआ है, जिसके अंदर एक राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति का जुड़ जाना एक नया समागम हुआ। क्योंकि जो लोग आज राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति को जोड़ते हैं, उनका कितना सरोकार इसको बनाने और इसको संवारने में है, इसका कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्योंकि आज इस तरह की राष्ट्रभक्ति 135 करोड़ जनमानस के अंदर उन पे ज्यादा जुड़ जाती है जो अपने आप को भाजपा या भाजपा के साथी मान लेते हैं, और भाजपा उन्हीं से राष्ट्रवाद की परिभाषा का स्टैंडर्ड जोड़ देती है। और देश के अंदर अगर विपक्ष किसी लेवल पे खड़ा है तो वो राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र से रिलेटेड प्रश्न नहीं करता। तो ये एक नया दौर है, ऐसे दौरों का भी जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। लेकिन मैं इस बीच मेरे साथ खेमचंद शर्मा भी जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। खेमचंद जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जय हिंद। जय हिंद सर। ये चंद्रमोहन जी, एक बात तो आप भी जानते हैं कि जब इस तरह से कोई पार्टी की लाइन से हटकर, पार्टी की लीग से हटकर बयान देता है या फिर कोई किताब सामने आती है, जैसे मनीष तिवारी जी का हम चर्चा करना चाहें,
उनकी तरफ से 2008 में ये कहा गया कि कदम उठाया जाना चाहिए था। आप राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं, लेकिन वही जब ये कहते हैं कि हमने उस वक्त राष्ट्रवाद का परिचय नहीं दिया, अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्ट तरीके से कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए था। हम कहीं कमजोर रहे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कमजोर रहे, वो दौर था ऐसा, जब हम कुछ करते तो शायद आज ऐसा नहीं होता। शमशेर भाई, इसका एक मैंने जो अपनी बातों में जोड़ा, शायद उसमें आपने उसको समझा नहीं। मैं देखिए, चंद्रमोहन जी से बात कर, आपके पास आ रहा हूँ खेमचंद जी। हाँ, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। 2014 के बाद आज के जो टॉपिक है वो पूरी तरह से, मेरी आवाज में और बोलने में डिस्टर्बेंस आ रही है, जरा इको ठीक रहेगा। इको में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ठीक कर दें। हाँ। जो मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे विपक्ष पे आके जुड़ जाते हैं जी। देश के माननीय प्रधानमंत्री एक समय की टाइम पर आते हैं और देश को आके संबोधित करते हैं और कह देते हैं कि वे तीनों कानून आज मैं भावना के वेश में और देश के हित के अंदर वापस ले रहा हूं। पहले वो आते हैं, उसको सही ठहराते हैं, बाद में आते हैं, उन्हें कह देते हैं कि वापस ले रहा हूं, और ठीक उसके बाद उन्हीं के मंत्री भाजपा के नेता आते हैं और वो कहते हैं कि मंत्री ये जो बिल है वो वापस आएंगे, कानून वापस लाएंगे। ये पूरी तरह से हुआ है, वो उनकी निजी राय हो जाती है। तो जो मैं बता रहा था कि 2014 के बाद का आज का जो विश्लेषण है वो पूरी तरह से विपक्ष के ऊपर, मैं छोटी सी बात खत्म करूंगा 30 सेकंड में। वो विपक्ष के द्वारा कही गई बातों का है कि विपक्ष ने क्या कहा, जबकि देश के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी आज उसके द्वारा देश किस कगार पे आग पर खड़ा है उस पर कहीं चर्चा नहीं होती। कि आज अगर टमाटर 140 रुपए साउथ में बिक रहा है, 100 रुपए यहां बिक रहा है और पेट्रोल आसमान पे चढ़ा, उस पर चर्चा नहीं होगी। या 700 किसानों की शहादत के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया और उनके ही जो मंत्री हैं साक्षी महाराज, कमल देव, वो आके उन्हीं की बात को काट रहे हैं, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हुआ। तो इसी तरह से ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं ये बात आपसे मैं ये चाह रहा था कि इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी की आलाकमान की जिम्मेदारी बनती, भूमिका बनती है कि वो अपने लोगों को तो कंट्रोल में रखे ना। कोई कुछ बोल देता है, कोई पार्टी को छोड़ देता है। आप जिस तरीके से बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, पूछता भी रहा हूं, लेकिन मैं कांग्रेस से भी पूछ रहा हूं आज कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्या हो गया कि ऐसे बड़े दिग्गज जो हैं वो ऐसे मौकों पर आकर भाषण देते हैं जिसमें चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में अगर ऐसी बातें निकलकर सामने आएंगी, बड़े नेता पार्टी को छोड़ेंगे, तो फिर आप भी समझते हैं कि कितना बड़ा डैमेज होगा कांग्रेस के लिए, जिससे निकल पाना, संभाल पाना आसान नहीं होगा। गुजरात चुनाव में हमने देखा किस तरह से बयानबाजियां होती रही, यूपी चुनाव की बात करें, पंजाब चुनाव की बात करें, कैसे कांग्रेस के नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कांग्रेस के लिए घातक है। आत्मघाती गोल कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। देखिए, मैं इस बात से, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस विषय का जवाब, इस विषय पे कार्रवाई हमारे जो शीर्ष नेतृत्व उन्होंने करनी है, और जो व्यक्ति, जो भी नेता जिस तरह की राय देता है उसका भी जवाब उसको देना है, क्योंकि ये अपनी एक मंशा है कि किस मंशा के साथ वो किस विषय को रख रहे हैं। और जिस नेतृत्व की बात, मैं उनकी बात के साथ एक जोड़ देता हूं कि 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और 2009 के बाद भी दोबारा मनमोहन सिंह जी आए। अगर मनमोहन सिंह जी कमजोर प्राइम मिनिस्टर होते और उनकी नीतियां कमजोर होती या देश के लिए उन्होंने कुछ ना करा, तो 2009 में देश की जनता उन्हें ना चुनती दोबारा। देश की जनता ने दोबारा मनमोहन सिंह जी को चुना। तो अब किसी वक्तव्य के ऊपर अगर किसी ने कोई बात कही है तो उसका स्पष्टीकरण किस विषय में उन्होंने लेकिन दिया, ये इस तो बात का ऐसा बोलने से सरकार को, बीजेपी को मौका मिल जाता है ना बात रखने का। वो तो लगातार की बात कह रही है कि जिस राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं, जैसा जिस राष्ट्रवाद को लेकर आपने निशाना साधा बीजेपी पर, वो ये कहना चाहते हैं कि जिस राष्ट्रवाद को लेकर हम बात कर रहे हैं उसी राष्ट्रवाद को लेकर तो कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा खेमचंद शर्मा जी आपसे, राष्ट्रवाद की आज बात हो रही है, कह रहे हैं कि 2014 के बाद राष्ट्रवाद की परिभाषा बदली है। ये बात लगातार कांग्रेस करती रही है और जिस राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं उसके इतर बीजेपी बात करती है। देखिए, सच होता है, सच शाश्वत होता है। राष्ट्रवाद भी राष्ट्रवाद होता है और वो हमेशा से जैसा था वैसा ही रहेगा। और जो हिंदू धर्म है वो भी जैसा है वैसा ही रहा। लेकिन इनको राष्ट्रवाद से भी दुश्मनी है, इनको हिंदू से भी दुश्मनी है, इनको सच से भी दुश्मनी है। जो सच है वो तो सामने आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा। और मनीष जी ने भी अपनी बुक में सच्चाई सामने रखी कि जब 26 नवंबर को जब टेरर की बहुत बड़ी घटना हमारे देश में होती है, बहुत सारे लोग हमारे मारे जाते हैं, विदेशी लोग भी मारे जाते हैं, उस समय सेना ने पराक्रम दिखाया। सेना ने उग्रवादियों को मारा, पकड़ा भी और अपने लोगों को सुरक्षित छोड़ा भी। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने निंदा करी और घर में बैठ गए। इसीलिए उस
जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो हमारे प्रधानमंत्री को गांव की गंवेरी औरत बोलते थे या गंवेरी औरत से कंपेयर करते थे। इतनी बड़ी बेइज्जती, और बल्कि उस समय का जो विपक्ष था वो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष था। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ खड़ी थी, पूर्ण रूप से सरकार के साथ खड़ी थी कि आप कदम उठाओ, लोग आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अगर मनमोहन सिंह जी मोदी की तरह खेमचंद जी, थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं प्रॉपर आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज ठीक प्रकार से आ नहीं रही है, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, इसको दूर कर ले। तब तक मैं खालिद साहब से बात करूंगा। जी जी ये खेमचंद जी आ रहा हूँ आपके पास एक बार में। हाँ जी बोलिए बोलिए। खालिद जी, एक बात बताइए, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ चंद्रमोहन जी से कि आत्मघाती गोल कर रहे हैं लोग, और ये आज से नहीं है, जब से सत्ता से गई है कांग्रेस पार्टी तब से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, और छोड़ नहीं रहे तो कांग्रेस के भीतर ही भीतर ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपनी ही हाला कमान को, अपनी हाई कमान को निशाना बना रहे हैं। उसमें मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो न छोड़ने, इससे बेहतर तो छोड़ दे तो बेहतर कांग्रेस के लिए, अगर ऐसा हम कहें तो गलत नहीं होगा। देखो ऐसा है, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। पहली चीज तो ये है कि जहां तक परसेप्शन का सवाल है, परसेप्शन पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के असर जरूर पड़ता है जब उसके दिग्गज या बड़े नेता जो हैं वो पार्टी की जो कार्यकारिणी है या पार्टी का जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे के बारे में कमेंट करते हैं या उनको क्रिटिसाइज करते हैं, अगर वो पॉजिटिवली लिया जाए तो इट इज हेल्दी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। मैं दो चीजें आपको बताता हूँ। एक तो मनीष तिवारी जी की किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि 26/11 के बाद, बंबई हमलों के बाद एक्शन लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के ऊपर हमले की बात है, उस समय भी ये होना चाहिए था। पार्लियामेंट के हमले के टाइम उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय वो भी नहीं हुआ। हाँ, फौजें हमने जरूर भेजी, आई बॉल टू आई बॉल 6 महीने तक हमारी फौजें रहीं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, इसको अगर हम कंपैरिजन करें वो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट, जहां तक सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जैसे कि 23 सीनियर लीडर्स ने लिख करके दिया, आपको पता ही है कांग्रेस के अंदर ऐसा हुआ, या ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कीजिए, आप लेटर पढ़िए उसका, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो उन्होंने लिखा है पार्टी प्रेसिडेंट को उस समय, सोनिया गांधी को। उन्होंने कहा आपने मुझे कहा कि छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि इसका प्रभाव आने वाले दिनों की राजनीति के ऊपर, स्टेट की राजनीति के ऊपर, नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर क्या पड़ेगा, ये चर्चा का मेन विषय होना चाहिए। क्योंकि क्या हम ये सोच लें कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको एक रेजिमेंट की तरह चलाना है, या पॉलिटिकल पार्टी को एक ओपन फोरम रखना है डिस्कशन का, जिसमें हेल्दी डिस्कशन भी होनी चाहिए। अगर पार्टी से, किसी भी पार्टी से कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई नुकसान गलत होता है, या पार्टी का केडर समझता है कि ये गलत कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको करेक्ट करना भी पार्टी के लीडरों का ही काम है, और वो होते रहना चाहिए। उससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। चुनाव से पहले ऐसे किताबें आना सामने, हम देखते हैं कि ऐसी जो चीजें हैं वो अक्सर देखा गया है कि ठीक ऐसे चुनाव से पहले आती है, चाहे वो किसी स्टेट में। आपके पास आ रहा हूँ खेमचंद जी, आपके पास आऊंगा मैं। ठीक उससे पहले, चुनाव से ठीक पहले, चाहे वो हम सलमान खुर्शीद की बात कर लें या फिर हम मनीष तिवारी की बात कर लें, कि किताबें आना ये आगे पीछे भी हो सकता था इसका टाइम। की किताब थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो भी इलेक्शन से पहले ही आई थी, उसका असर तो पड़ता है। वो परसेप्शन की बात अलग है, लेकिन एक हेल्दी डिस्कशन की बात एक डिफरेंट चीज है। ये डिस्कशन आपसे मैं पूछूंगा कि ये क्या ओपन फॉर्म होने चाहिए, फिर पहले अंदर भी इसको लेकर बात की जानी चाहिए। खेमचंद जी, आप कुछ अपनी बात कहना चाह रहे थे। मेरी आवाज सही आ रही है आपको? जी बिल्कुल ठीक सुन पा रहा हूं सर। देखिए, बात नेता और नीति की है। इस समय कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नीति है। उनकी जो नीति है वो भटकी हुई है। उनकी जो नीति है ऐसे लोगों को बुलाने की है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। कन्याकुमार जैसे लोग, सिद्धू जैसे लोग जो पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, और उनके जो एडवाइजर हैं वो कहते हैं
कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे तो हमें नुकसान होगा और जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है। ऐसे लोगों को ये सह देते हैं, ऐसे लोगों को ये बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को ये पुश करते हैं, ऐसे लोगों को ये आगे ला रहे हैं। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस में संवाद की परंपरा थी, उसको जीरो कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। उसी की वजह से जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ के अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आपने कैप्टन साहब को देखा या मनीष तिवारी जी ने जो लिखा वो सच लिखा, क्योंकि मनीष तिवारी जी उस समय जिस तरीके से सोनिया गांधी जी का डर था। लेकिन एक बात मैं पूछूंगा खेमचंद जी आपसे, एक चीज आपसे पूछूंगा खेमचंद जी, बात करना चाहिए, मैं टाइमिंग को लेकर भी बात कर रहा हूँ। ठीक चुनाव से पहले ऐसी बातें आती। चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूँ, चुनाव से ठीक पहले पूरी आपकी बात पूरी करवाऊंगा सर प्लीज। मैं कह रहा हूं आपकी बात पूरी करवाऊंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बात करने के लिए। एक सवाल इसमें ये भी ऐड कर देता हूं मैं कि ठीक चुनाव से पहले ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, इस प्रकार के बयान, इस प्रकार की किताबें सामने आ जाती हैं, इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़ा होता है। और ये भी बात आप करने की सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम की बात करते हैं, कन्हैया कुमार की बात करते हैं, सरकार केंद्र में आपकी है, आप एक्शन ले लीजिए ना। कांग्रेस से सवाल पूछते रहेंगे हम, केंद्र भी अपना काम करे जब ऐसा कोई राष्ट्र के खिलाफ कोई बोलता है तो। देखिए केंद्र तो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, हमारे यहाँ पे कानून को नहीं रोका जाता। लेकिन अभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो परसेप्शन की बात कर रहे थे। परसेप्शन क्या बनती है, सिद्धू किस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो देश को तोड़ने की चलती है। वो ऐसी जो ताकत है जो देश के खिलाफ काम करती हैं उनको बढ़ावा देने का काम करती हैं। कन्हैया कुमार जो खुले में जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का सारा बनते हैं, जम्मू कश्मीर को अलग करते हैं, आप उनको अपना नेता बनाते हो, आप उनको अपने सर पर बिठाते हो। और जो राष्ट्रवादी कैप्टन साहब जो मुख्यमंत्री थे पंजाब में, हर स्टैंड से देश के उनको आप कर देते हो, तो क्या हालत होंगे आपके। और आप बात करते हो, और सबसे बड़ी बात इनको राष्ट्रवादिता से नफरत हो गई, आपको राष्ट्रवादिता से नफरत है। ठीक खेमचंद जी थोड़ी सी आवाज में फिर दिक्कत आ रही है, आप राष्ट्रवादी नहीं बनना चाहते। शमशेर भाई मैं आप ही के पास आ रहा हूँ चंद्रमोहन जी, नफरत ठीक है। खेमचंद जी मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन चंद्रमोहन जी आपसे होगा लगातार आप नीचे ये राष्ट्रवाद को लेकर आप बात कर ही रहे थे, लेकिन एक चीज मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जैसे खालिद साहब बात कर रहे हैं कि खुल के अपनी बात रखने का मौका लोगों को मिल रहा है, बोल पा रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह खुले तौर पर बोल दिया जाना चाहिए कि उससे कांग्रेस पार्टी की जो अच्छी खासी जमीन थी, अभी तक की बात हम करेंगे, आगे चुनाव होगा तब पता चलेगा, पंजाब की बात हम कर रहे हैं, और अब यूपी में चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे लोगों को क्या इतना घुटन महसूस करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने मजबूर कर दिया है कि वो वहां पर तो बात रख नहीं पाते, इसलिए खुलकर आकर के किताब के जरिए या फिर मीडिया के जरिए अपनी बात रख देते हैं। देखिए मैं आपकी बात को भी बात दूंगा और मैं अपने भाई की बात का जवाब दूंगा खेमचंद जी की। उन्होंने बोला क्या बात करें इनकी, खेम भाई ठीक कह रहे हैं, आपकी क्या बात करें हम। जो व्यक्ति जो पार्टी के नेता देश के अंदर हेमंत करकरे की शहादत हो जाती है और हेमंत करकरे पुलिस के अंदर रह के आतंकवादियों से मुंहतोड़ जवाब देता है, और उसी के नेता, उसी के मंत्री रूपी नेता उसको बोलते हैं कि ना उसकी शहादत है ना, मैं उसकी शहादत को कहता हूं प्रज्ञा ठाकुर। और क्या बात करें आपकी, हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको कुछ नहीं कहते। और क्या बात करें आपकी, जब देश के अंदर देश के विपक्ष का नेता राहुल गांधी सदन के अंदर किसान नेताओं को श्रद्धांजलि देता है और आपके नेता उनका मजाक उड़ाते हैं, प्रयास उड़ाते हैं। क्या बात करें आपकी, क्योंकि जब देश के अंदर 3 कानून वापस दिए जाते हैं, जब कानून लाए जाते हैं तो उसे ठीक ठहराया जाता है, जब वापस दिया जाता है तो उसे सही ठहराया जाता है। लेकिन 700 किसान की शहादत के ऊपर देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। अरे क्या बात करें आपके इस राष्ट्रवाद की, क्योंकि आपका राष्ट्रवाद और आपकी राष्ट्रभक्ति पूरी तरह से सत्ता से लोलुपता है और सत्ता के साथ केंद्रित है। और क्या कितना बड़ा प्रचंड बहुमत आपका, देखिए आप कल भी 2 थे जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आपको विपक्ष के रूप में दिया था, और आप भी प्रचंड बहुमत होने के बाद आज भी आप 2 हैं, 2 ही की सरकार है, 2 की पूंजीपतियों के साथ मेल मिलाप है। तो वो जो आज की सरकार के अंदर आपके मंत्री प्रधानमंत्री कानून वापस लेते हैं और आपके मंत्री उनकी बात काटते हैं। क्या बात करें हम आपकी। अब आती है विषय की बात जो शमशेर भाई पूछ रहे थे। शमशेर भाई बिल्कुल ठीक है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर की परिपाटी के अंदर ऐसा होना चाहिए कि पार्टी के अंदर नेता अपनी बात रखें, लेकिन संयम भी होना चाहिए, एक दिशा भी होनी चाहिए, क्योंकि किस वक्त क्या बात कहनी चाहिए। अगर मैं एक छोटा सा नेता होते हुए इस बात को समझता हूं
तो मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे बड़े नेता भी इस बात को समझे, क्योंकि जहां हाईकमान राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आज एक देश के अंदर इतनी बड़ी पार्टी जो देश के अंदर विघटन पैदा कर रही है उससे लड़ रही है, तो हमको उस समय के वक्तव्य ऐसे नहीं देना चाहिए। मेरी अपनी निजी राय है, क्योंकि इससे माहौल मिलता है लोगों को बात करने का, क्योंकि आज देश के अंदर सबका देश है ये, यही बनावट, यही पहचान कांग्रेस को सीखी थी, यही पहचान से कांग्रेस ने अंग्रेजों का भी जवाब दिया था और मुल्क को सजारा संवारा था। छोटा सा कमेंट मैं खालिद साहब आपसे लेना चाहूंगा। जी जी जी। मनीष तिवारी का ये बोलना, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना, पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव हैं, ये जो उनकी किताब से चीजें निकल कर आना क्या इशारा कर रहा है? क्या मनीष तिवारी भी कहीं ना कहीं कैप्टन के रास्ते पर जा सकते हैं? क्योंकि इस तरह की चीजें निकल कर आती, इतना लंबा इंतजार कराया, उनको पहले भी बोल देना चाहिए था, ये किताब पहले भी आ सकती थी। लेकिन इसके क्या इशारे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं मनीष तिवारी की? आपको क्या लगता है खालिद साहब? देखो, ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को और मनीष तिवारी को कांग्रेस की स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर कंपेयर करना तो ठीक नहीं है। दोनों का अपना अपना मुकाम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार सीएम रहे हुए हैं और उनकी अपनी एक इमेज है, पिछले 40 साल का उनका तजर्बा है। वो अकाली दल में भी कभी रहे थे, कांग्रेस में भी आए, उसके बाद कांग्रेस ने उनको 2 बार सीएम बनाया। मनीष तिवारी बार बार सिद्धू के ऊपर अटैक कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर। मुझे लगता है उनकी कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये भी एक सत्य है। लेकिन अगर आप कहो कि मनीष तिवारी को वो कैप्टन के रास्ते पे चले जाएंगे, ये मेरा ख्याल है बहुत फार फेच्ड होगा। मैं मनीष तिवारी को आज से नहीं जानता, उनके फादर को भी जानता था, उनके मदर को भी। वो इस कांग्रेस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने। अगर एक किताब के अंदर उन्होंने ये बात का जिक्र कर दिया, उससे हम ये संकेत नहीं ले सकते कि वो पार्टी छोड़ करके या किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है, उन्होंने अपने पत्ते बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी सेपरेट रजिस्टर करवा लिया है। अब आने वाले दिनों में वो बीजेपी के साथ जाती है या सेपरेट इलेक्शन लड़ती है, ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो इलेक्शन लड़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो डैमेज करेगी, चाहे वो 5% वोट ले, चाहे 10% ले, चाहे आंशिक रूप से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपनी वोटें ले, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका, चंद्रमोहन जी आपका भी, और खेमचंद शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आप लोग जुड़े, इस अहम मसले पर बातचीत की। देखिए, राजनीति में मजबूत सरकार का होना भी बहुत ज़रूरी है, मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई सरकार ऐसा फैसला लेती है जिसको लेकर विपक्ष को ऐसा लगता है कि जनहितैषी नहीं है, वो जनता से संवाद करती है और उसके खिलाफ एक अपना माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती है। लेकिन जिस हम विपक्ष की आज बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की, उस विपक्ष में ही कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि वो एकजुट नहीं है। मनीष तिवारी का ये कहना, कैप्टन का साथ छोड़ जाना, और अशोक तौर बहुत पहले हरियाणा से कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। कीर्ति आजाद ने आज छोड़ दी है कांग्रेस पार्टी, वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए। ऐसे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे, यानी हाथ जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और इस कमजोरी का फायदा चाहे वो भी कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे फिर वो तमाम राजनीतिक पार्टी जो उनके खिलाफ चुनाव में लड़ती है, उन्हें फायदा होता ही होता है। और ऐसा ही संकेत अभी मिल रहा है। ऐसे बयान देना, ऐसा लिखना, पार्टी को छोड़ जाना, ये कांग्रेस के लिए तो सही नहीं है। अब बातें जरूर होती हैं तो कांग्रेस ये कहती है कि सबको अपनी खुलकर बात रखने का मौका देते हैं, लेकिन इतना खुलकर भी कोई बोल जाता है जो, चाहे वो मनमोहन सिंह के खिलाफ बोला गया हो, चाहे वो कांग्रेस के आलाकमान के खिलाफ बोला गया हो, तो नजर कहीं ऐसा आता है कि आलाकमान को और ज्यादा मजबूती के साथ अपने पूरे कुनबे को संभाल कर रखना, नहीं तो फिर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव तक और ज्यादा बिखर सकती है अगर कंट्रोल नहीं किया गया, डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया, और उसका फायदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को और पार्टी को मिल सकता है। जैसा कि अब कैप्टन की जहां तक बात आती है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं फायदे लेने की कोशिश बीजेपी पंजाब में करेगी। दिलचस्प ये है कि उनका किस तरफ रुख होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।